सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं विमल असाटी बकवास फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं आप लोगों को जो बच्चे 11th से 12th में गए हैं और जिन लोगों का 12th का सिलेबस स्टार्ट हुआ है उन लोगों के लिए रोटेशनल डायनेमिक्स के पहले हिस्से सर्कुलर मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसमें पिछले 3 लेक्चर्स में अब तक आप लोगों को मैं 3 वीडियोस के माध्यम से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइप के न्यूमेरिकल, लीनियर स्पीड टाइप के न्यूमेरिकल, टाइम पीरियड टाइप के न्यूमेरिकल, फ्रीक्वेंसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज जो प्रॉब्लम मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड। एंगुलर एक्सेलरेशन तो बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम है और सबसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि लॉग बुक का यूज़ बराबर कीजिए। जहाँ लॉग लगाना है ज़रूर लगाइए और जहाँ आपको लगता है कि विदाउट लॉग हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, आप बिंदास विदाउट लॉग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। और न्यूमेरिकल का फ़ायदा आपको सिर्फ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ही है, तब मिलेगा जब आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो न्यूमेरिकल के हर एक शब्द का अर्थ आपको समझता है और जब हमें कोई चीज़ समझती है तो वो समस्या नहीं होती, समाधान हो जाती है। तो चलिए अगली समस्या देखते हैं और उसका समाधान खोजते हैं। जिस चैप्टर पर हमारी लगातार बातचीत चल रही है वो है रोटेशनल डायनामिक्स। हम लगातार रोटेशनल डायनामिक्स पे बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा लेना देना पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स ऑन सर्कुलर मोशन पर है। मतलब मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो सारी बातें न्यूमेरिकल्स की है और वो भी सिर्फ सर्कुलर मोशन के टॉपिक की। तो मुझे याद है पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स पे चर्चा कर चुके हैं। आज चौथे न्यूमेरिकल पे हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल changes from 60 rpm to 180 rpm in 5 seconds, then find the angular acceleration of a particle. Then find the angular acceleration of the particle. प्रॉब्लम के अंदर बहुत सिंपल बातें बोली जाती है, समझना पड़ता है। प्रॉब्लम के अंदर दिख रहा है कि कोई तो भी एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। आप उस रिवॉल्यूशन को इमेजिन करो कि एक सीलिंग फैन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सीलिंग फैन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सीलिंग फैन की ब्लेड्स है और ये ब्लेड में किसी पॉइंट पर यहाँ टिप पर बैठा हुआ एक पार्टिकल है। तो आप इमेजिन करोगे जब फैन रोटेट होगा, एक्सिस के अबाउट जब फैन रोटेट होगा तो ये ब्लेड की जो टिप है वो परफॉर्म करेंगी सर्कुलर मोशन अर्थात रिवॉल्यूशन। तो उसके रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए, और जब हम 1 सेकंड में काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है तो फिर हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर मिनट, जैसा कि प्रॉब्लम की भाषा में दिया है। तो आपसे कहा जा रहा है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल
changes from 60 rpm to 180 rpm in 5 सेकंड। मतलब ये दोस्तों कि जो रिवॉल्यूशन पर मिनट है शुरुआती, 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा करते करते 60 रिवॉल्यूशन, 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं उस पार्टिकल के शुरुआत में। लेकिन बाद में 5 सेकंड के बाद जब स्पीड बढ़ा दी गई तो वो स्पीड बढ़कर 180 आरपीएम पे पहुंच गई। मतलब जो 60 आरपीएम था वो बढ़कर 180 आरपीएम। मतलब ये कि पहले 1 मिनट में अगर 60 रिवॉल्यूशन हो रहे थे, अब रेगुलेटर से पंखे की बढ़ा दी गई है स्पीड, तो पंखे की स्पीड बढ़ना मतलब वो पार्टिकल के रिवॉल्यूशन की स्पीड बढ़, पार्टिकल के रिवॉल्यूशन की स्पीड बढ़ना। और वो जो पार्टिकल के रिवॉल्यूशन की स्पीड बढ़ी है, जो पार्टिकल के रिवॉल्यूशन की स्पीड बढ़ी है, वो जो पार्टिकल के रिवॉल्यूशन की स्पीड बढ़ी है पहले 60 अब 180, मतलब 1 मिनट में पहले 60 रिवॉल्यूशन हो रहे थे, अब 1 मिनट में 180 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो ये हो पाया किसके कारण? स्पीड बढ़ने के कारण, वोल्टेज बढ़ने के कारण। तो ऑब्वियसली वोल्टेज बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ने के कारण स्पीड बढ़ती है। तो खैर इससे उसका लेना देना नहीं है। हमें जो मुद्दा दिया है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 60 आरपीएम टू 180 आरपीएम इन 5 सेकंड। तो आपको दिख रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन पार्टिकल 60 से 180 आरपीएम हो रही है। मतलब पहले 1 मिनट में अगर 60 रिवॉल्यूशन थे, अब उसी 1 मिनट में 180 रिवॉल्यूशन है, मतलब स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर स्पीड चेंज हो रही, बढ़ रही है। चेंज का मतलब बढ़ना कम होना दोनों है, लेकिन वैल्यू समझती है कि 60 का अगर 180 हो गया है, इसका मतलब रिवॉल्यूशन का रेट, स्पीड बढ़ रहा है। कितने सेकंड में हुआ? 5। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने नॉब घुमाया तो तुरंत चेंज हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ भी चीज़ को बदलाव होने में टाइम लगता है, तो वो टाइम कितना है? 5 सेकंड। और हमें फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन क्यों फाइंड आउट करने बोला? अब ये बात बड़ी लॉजिकल है, तार्किक है। अरे भाई पहले 60 की स्पीड से भाग रहा था पार्टिकल, रिवॉल्व कर रहा था, अब 180 की स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब उसकी स्पीड में क्या आ गया? चेंज। तो किसी भी प्रकार की स्पीड का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन ही तो होता है। लेकिन एक्सेलरेशन तो दो होते हैं, लीनियर भी होता है और एंगुलर भी। फिर यहाँ एंगुलर एज क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पीड का चेंज जो है वो लीनियर नहीं है, एंगुलर है, क्योंकि सारे के सारे रिवॉल्यूशन के फॉर्म में स्पीड में बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों हमारे पास प्रॉब्लम के अंदर जो पूछा गया है, बताया गया है, उन बातों पे हमारा फोकस होना जरूरी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम के अंदर 2 बातें पता होती हैं और तीसरी बात निकालनी होती है। सर कौन सी 2 बातें पता होती है? एक, प्रॉब्लम में दिया क्या क्या है, और दूसरा प्रॉब्लम में निकालना क्या है, और तीसरा वो कि हमें उसमें क्या ऐसा करना है कि जिससे जो पूछा है वो मिल जाए, वो हमें करना है। तो दिया क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम 60 आरपीएम टू 180 आरपीएम इन 5 सेकंड। मतलब शुरुआती फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले गिवन में क्या दिया है? शुरुआती फ्रीक्वेंसी, नाम लिख रहा हूं इनिशियल फ्रीक्वेंसी। शुरुआती फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी है? 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। लेकिन सभी लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, अर्थात हर्ट्ज में। तो उसे रिवॉल्यूशन पर मिनट से क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा? रिवॉल्यूशन पर सेकंड। सर ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है,
क्योंकि हर एक का स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज होता है। टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होती है। तो टाइम का यूनिट अगर सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट 1/सेकंड होना चाहिए, या फिर सेकंड इनवर्स होना चाहिए, या फिर हर्ट्ज होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें फ्रीक्वेंसी कभी भी रिवॉल्यूशन पर मिनट में नहीं रखनी है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है। तो 60 जैसे का तैसा शब्द है रिवॉल्यूशन। ये P का मतलब होता है पर और M का मतलब होता है मिनट। तो 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो नीचे क्या है? मिनट। काय में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। तो मिनट का मतलब 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो देखिए लिखने का तरीका, रिवॉल्यूशन पर मिनट 60 थे, काय से डिवाइड किया? 60 से, क्योंकि मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो आ गया रिवॉल्यूशन पर सेकंड। रिवॉल्यूशन पर सेकंड ही कहलाता है 1/सेकंड, या फिर सेकंड इनवर्स, या फिर हर्ट्ज। तो 60/60 यानी 1, ये यूनिट हो गया हर्ट्ज। इनिशियल फ्रीक्वेंसी 60 थी, जैसे ही 60 से क्या हुआ? 180, वो हो गई उसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी 180 आरपीएम। 180 डिवाइड बाय 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। 60 को अगर 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 हर्ट्ज। सभी को समझता है, यह है तुम्हारे रिवॉल्यूशन की फाइनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये चेंज होने में कुछ तो भी लगा है टाइम, और वो जो टाइम का चेंज है वो दिया हुआ है 5 सेकंड्स, बिकॉज टाइम इज ऑलवेज मेजर्ड इन सेकंड। और हमें इस फ्रीक्वेंसी के चेंज को सभी को बहुत अच्छे से पता है। जो फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। सर कौन सी स्पीड? एंगुलर स्पीड। तो स्पीड का चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का चेंज हो रहा है, मतलब स्पीड का चेंज। क्योंकि पहले 60 आरपीएम था, 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन थे, अब 1 मिनट में 180 रिवॉल्यूशन। तो ऑब्वियसली स्पीड रिवॉल्यूशन की क्या हो गई? बढ़ गई। तो जो स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन बढ़ी है, उस बढ़ने की वजह डेफिनेटली बाहर से मिलने वाला कोई सोर्स है, उसकी वजह से बढ़ी है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा कि क्या मिला, ये पूछा है कि स्पीड अगर चेंज हुई है तो बताइए एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है। हमारा टारगेट है अल्फा, अर्थात एंगुलर एक्सेलरेशन, जो हमें फाइंड करके निकालना है। तो दोस्तों एंगुलर एक्सेलरेशन पे पहुंचने के लिए हम बड़े बेहतरीन तरीके से फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सभी अच्छे से जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का मतलब होता है, एक्चुअली किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है तो उसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली रेट शब्द बोल दिया तो वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑटोमेटिकली लगा जाता है। तो हम बोल सकते हैं चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन ये जो चेंज है एंगुलर वेलोसिटी का, तो शुरुआती वेलोसिटी कुछ तो भी रही होंगी। जब वो 60 आरपीएम से घूम रहा है तो शुरुआती एंगुलर वेलोसिटी यानी ω1 इनिशियल, बाद में स्पीड बढ़ के फाइनल यानी ω2। तो कुछ ना कुछ चेंज है, तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी में मुझे मेंशन करना पड़ेगा dω, क्योंकि d का मतलब होता है चेंज और ω का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। सो ऊपर की टर्म आ गई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू नीचे में टाइम। चेंज का मतलब कभी भी होता है फाइनल माइनस इनिशियल। एक्चुअली डिपेंड करता है इस बात के ऊपर बड़ा कौन है और छोटा कौन। डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेना है तो सिर्फ डिफरेंस,
लेकिन पॉजिटिव आंसर चाहिए तो बड़ा माइनस छोटा। और कभी भी अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, या कोई भी ऐसी एक्सेलरेशन है जिसमें चेंज पूछा गया है, वेलोसिटी बदल रही है, तो ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन dt, सबको दिख रहा है अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी। अब मैं ओमेगा 2 की जगह लिखने जा रहा हूँ 2 पाई n2, ओमेगा 1 की जगह लिखने जा रहा हूँ 2 पाई n1 और अपॉन में लिखने जा रहा हूँ टी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, ऐसा कैसे लिख दिया? मैंने ऐसा ऐसे से लिखा क्योंकि हमारे पास एक रूल है। सर कौन सा? चलिए आइए, आपसे पिछले 2 पीरियड में भी मैंने यही बात की। ओमेगा का मतलब कौन है? एंगुलर वेलोसिटी। और सबको पता है किसी भी प्रकार की वेलोसिटी है तो ऊपर कौन आता है? डिस्प्लेसमेंट। नीचे कौन आता है? टाइम। अब मेरे को बताइए, पार्टिकल यहाँ है, एक बार घूम के जहां के तहां आया तो उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया ना, क्योंकि घूम के जहां के तहां आया तो आप बोलोगे सर लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन एंगल तो बना के आया। तो ये एंगल बनाकर आया, इसका मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये वेलोसिटी अगर एंगुलर वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम अगर एक रिवॉल्यूशन का है तो वो टाइम पीरियड है। तो असाटी ओमेगा इज इक्वल टू, नीचे टाइम पीरियड में लिखता है कैपिटल टी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखता है 2 पाई रेडियन। सर वो रेडियन है? हाँ बिल्कुल। मैं चाहता तो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री लिख सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड वे रेडियन के ही फॉर्म में चलता है। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। लेकिन आप लोग अच्छे से जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने फ्रीक्वेंसी के लिए यहां लिखा था कि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकंड। तो फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 2 पाई जैसे का तैसा, यहां कुछ नहीं है, 1/t किसके बराबर है? n के बराबर। तो सबको दिखाई दे रहा है कि ओमेगा का फॉर्मूला जो 2 पाई बाई टी था, अब वो 2 पाई इंटू n भी हो सकता है, जिसमें 2 पाई काय में है? रेडियन में। ऐसा दिखाना बार बार जरूरी नहीं है, एक बार समझा दिए ध्यान में आ जाता है। तो सबको दिखता है ये 2 पाई कौन है? रेडियन। नीचे कौन है? टाइम यानी सेकंड। तो ओमेगा का जो यूनिट बनता है वो है रेडियन पर सेकंड। दिमाग में रखना जरूरी है, तभी पूरे आंसर बनते हैं। तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई इंटू है। अब अगर ओमेगा 2 पाई n है, इसलिए तो ओमेगा 1 की जगह क्या है? 2 पाई n1। ओमेगा 2 की जगह कौन है? 2 पाई n2। दोनों में 2 पाई क्या निकलेगा? कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा? n2 माइनस n1। अपॉन में कौन आएगा? dt। सबको बहुत अच्छे से पता है, इसको अगर आगे बढ़ाने गए तो अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई जैसे का तैसा। n2 की वैल्यू कितनी है? 3 और n1 की 1, तो ये हो गया 3 माइनस 1। dt चेंज इन टाइम कितना है? 5 सेकंड। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू 2, 3 माइनस 1 2, यानी कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो आंसर आपको मिल रहा है 4 पाई अपॉन 5, 4 पाई अपॉन 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब आप कहोगे सर आंसर हो गया क्या? आंसर हो गया क्या? आंसर पूरा निकल गया क्या? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो आंसर है जनरली एमसीक्यू स्टाइल में चल जाता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, पहचानो कौन सा है, तो कोई भी एक सही होता है, तो जनरली इस फॉर्म में होता है। बोर्ड में यहां तक अगर लिखोगे तो पूरे मार्क नहीं मिलेंगे, फाइनल स्टेप तक आना चाहिए, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना चाहिए। इसका मतलब मुझे इसे फाइनल आंसर मानने का अभी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जो प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूं ये स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है, 12th क्लास से रिलेटेड है, न कि जेई या नीट के। ये सादे प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम। तो मुझे यहां तक नहीं, इसके आगे सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरी बात, यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? तो अभी मैंने आपसे कहा था ओमेगा का यूनिट यहां देखकर रेडियन पर सेकंड। तो अगर आप यहां देखो ओमेगा का यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड, और नीचे पहले से कौन बैठा है? टाइम। तो नीचे और एक कौन है? सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड और एक सेकंड, रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर।
तो यूनिट तो बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन यूनिट के साथ जो आंसर आना चाहिए वो आंसर अभी हमें नहीं मिला। सो अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई, बहुत अच्छे से पता है 4 के साथ पाई की वैल्यू है 3.142, डिवाइड में कितना है 5। हम बड़े प्यार से अल्फा को सॉल्व कर रहे हैं। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 पॉइंट, 4 3 जा 12, तो न्यूमरेटर आ गया तुम्हारा 12.568, डिनोमिनेटर में कितना है 5। ये स्टेप हम लोग आंसर की निकाल चुके हैं, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसके आगे जाना जरूरी है, इसलिए हम प्रॉब्लम को और सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास अल्फा दिख रहा है 12.568 डिवाइड बाय 5। आप इसे डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हो और लॉग से भी। अब डिवाइड से अगर सॉल्व करते हैं तो आपकी भाषा चलती है 12.568 डिवाइड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कितना बचा 2। यहां क्या आएगा पॉइंट, ऊपर से कौन आएगा 5, 5 5 जा 25, कितना आया 6। फिर आएगा 5 1 जा 5, कितना बचा 1, कौन आएगा 8। 5 3 जा 15, कितना बचा 3 आएगा कितना 0। अब 5 6 जा 30, 0 हो गया। इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए अल्फा का 2.5136। लेकिन तुम्हें पता है कि हम जब इसे लॉग से सॉल्व करते हैं तो आंसर कितने डिजिट में आता है 4 डिजिट में, लेकिन यहाँ कितने डिजिट दिख रहे हैं 5। मन के मन में आप राउंड अप कर सकते हो। आंसर के लिए बता रहा हूं कि लास्ट डिजिट कितना है 6। अगर लास्ट डिजिट 6 से राउंड अप कर रहे हो तो 5 6 7 8 9 कुछ रहा तो उसको भूल जाते, इसको भूल गए तो पहले नंबर में डिजिट में कितना ऐड होगा 1, तो आंसर दिखेगा 2.514। तो अगर आपने नॉर्मल डिवाइड करके सॉल्व किया तो अल्फा का आंसर आपको मिल रहा है 2.514, लेकिन लॉग से भी यही मिलना चाहिए। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि ये टेक्निक तो बच्चा जानता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब सस्ते इजी वे से आंसर अगर निकल रहा है तो जबरदस्ती कॉम्प्लिकेशंस में जाने की जरूरत नहीं है। तो आप कॉम्प्लिकेशन पे न जाते हुए डिवाइड करके आंसर लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 2.514 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। आंसर आ चुका है, ये है फाइनल आंसर। ऐसा मैंने आपसे कहा अल्फा इक्वल टू डिवाइड बाय दिस 2.514। लेकिन एक कंफर्मेशन चेक के लिए कि भाई लॉग से भी यही आंसर आता है या नहीं, कंफर्म है या नहीं, तो आप लॉग ले लीजिए। 12.568 का क्या लेना पड़ेगा लॉग। दूसरी टर्म 5 का भी क्या लेना पड़ेगा लॉग। 5 यानी 5.00, 5 के आगे कुछ नहीं, मतलब पॉइंट लगा के 00। अब ऊपर की टर्म है 12.568, नीचे की टर्म है 5.00। तुम दोनों टर्म का क्या देखने जा रहे हो लॉग। अब ऊपर की टर्म ये है, लॉग देखने गए, सो लॉग देखते समय का रूल सबसे पहले कि भाई चेक करो नंबर ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1। तो 12.568 ग्रेटर देन 1 है। डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, और पहली बार ऐसा लॉग दिखाने की जरूरत नहीं, अपन जो स्टाइल रखते हैं डायरेक्ट लिखने का यहीं से देख के 12.568 दिख रहा है। डेसिमल नंबर ग्रेटर देन 1 है, डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1। पॉइंट को भूल गए, पहला ग्रुप कभी भी कितने डिजिट का बनता है 2 का, दूसरा 1 का, तो 12 का 5 में तो बन जाएगा, लेकिन तीसरा डिजिट देखने के लिए कुछ नहीं है, तो लास्ट डिजिट को करना पड़ता है राउंड अप। अब राउंड अप जिसको कर रहे हैं वो कौन है 8,
अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई तो भी एक। तो इसको राउंड अप करेंगे 8 को, तो लास्ट डिजिट जो है 6 वो 1 से बढ़ेगा। अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 होता ना, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर, तो उसे सिर्फ भूल जाते हैं, बचे हुए नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होता। लेकिन ये लास्ट डिजिट कितना है 8, अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई तो भी एक। तो रूल है कि अगर इसको भूलोगे राउंड अप करते समय तो बचे हुए नंबर में कितना ऐड होगा 1। तो आपको देखना पड़ेगा 12 के 5 में मीन डिफरेंस 7। मुझे उम्मीद है मेरी बातें सबके ध्यान में आ रही हैं। तो लॉग बुक में जाएंगे 12 के 5 में, 12 के 5 की वैल्यू 0969, मीन डिफरेंस 7 की वैल्यू 24। दोनों वैल्यू क्या करेंगे ऐड। तो मैंने कहा 12 के 5 की वैल्यू 0969, मीन डिफरेंस 7 की वैल्यू 24, ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 0993। 0993। ऊपर का लॉग देखकर हो गया। नीचे उतरेंगे कौन है 5 यानी कितना है 5.00। नंबर फिर से ग्रेटर देन 1। डेसिमल पॉइंट के पहले सिर्फ कितना डिजिट है 1, और डेसिमल पॉइंट के पहले जितने डिजिट होते हैं उसमें से 1 करना पड़ता है माइनस, तो मिलता है कैरेक्टरिस्टिक। तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितना डिजिट है सिर्फ 1, तो 1 - 1 कितना आएगा कैरेक्टरिस्टिक 0। जैसा यहाँ डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट थे तो 2 में से 1 माइनस किया तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आया। वैसे यहाँ पर 1 में से 1 माइनस किया, वो 5 नहीं है, वो डिजिट 5 है। कितने डिजिट है मैंने पूछा, तो डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 - 1 0। यानी जितने डेसिमल पॉइंट के पहले जितने डिजिट है उसमें से 1 कम कर दो तो आपको हर बार मिलता जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, बशर्ते नंबर ग्रेटर देन 1 हो। अब पॉइंट को भूल गए, पहला ग्रुप 2 का, दूसरा 1 का। 50 का 0 में, तो लॉग टेबल में देखो तो 50 का 0 में ये 0 पहला कॉलम, ये यहाँ 50 के 0 की वैल्यू 6990। ऊपर वाले से नीचे वाले को क्या करना है माइनस, डिवाइड का मतलब लॉग में माइनस। 3 - 0 3, 9 - 9 0, 9 - 9 0। अब 0 में से 6 नहीं जाता तो ये भाई साहब इसको 1 देंगे तो ये 0 का हो जाएगा 10 और ये 1 का हो जाएगा 0। सो 10 - 6 4, 0 - 0 0। इसका देखेंगे एंटीलॉग। और अगर हमारी सारी बात सही होंगी तो जो डिवाइड से आंसर आया था और जो लॉग से निकलेगा वो दोनों कैसा आना चाहिए से। तो अब इसका एंटीलॉग देखना है। भगवान ने 2 हाथ दिए हमको, एक हाथ से इसको ऐसा छुपा लेंगे, लुका लेंगे, ऐसा छुपा लेंगे, लुका लेंगे, तो लुकाने के बाद ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। तो एंटीलॉग के लिए पेज पलटाना भूलना नहीं, बड़ी गंदी आदत होती। कई बार हम लॉग में एंटीलॉग ढूंढते। अब तुम जम्मू कश्मीर में जाके गोंदिया ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा, बराबर है कि नहीं। तो एंटीलॉग में 0.40 का 0 में 3, ये हो गया 0.40 का 0, वैल्यू है 2512 और मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू है 2। तो 40 के 0 की वैल्यू 2512, मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू 2, तो 2512 उसमें जुड़ गया 2, मीन डिफरेंस 3 की वैल्यू 2, तो 2514। रूल के अकॉर्डिंग पहले डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट इनटू 10 का पावर, इनटू 10 का पावर वो जो छुपाया था 0। और सब जानते हैं एनीथिंग रेज़ टू दी पावर 0 कितना होता है 1। तो बचा कितना आंसर 2.514। आ भी कितना रहा है 2.514। इसका मतलब नॉर्मल डिवाइड करके निकाला गया वो आंसर या लॉग से निकाला गया आंसर मैच होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल बहुत आसान है, सब्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है, मैं नॉर्मल डिवाइड करके सॉल्व कर सकता हूं, तो बिल्कुल अपने नॉर्मल वे पे जाना चाहिए। लेकिन कहीं ऐसा लगा कि नहीं लॉग से करता हूं कहीं गलती ना हो जाए, तो आप लॉग को प्रेफर कीजिए, लॉग का इस्तेमाल कीजिए, लॉग आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो बड़ा ही
सिंपल प्रॉब्लम आप लोगों के सामने मैंने रखा और बड़े आराम से सिंपल वे से समझाने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे, अच्छे से लिखोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे और अगर किसी प्रकार की कभी तकलीफ होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई बात इसमें और पूछना है या किसी और वैरायटी के प्रॉब्लम्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगली समस्या के समाधान के लिए फिर मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद।